नमस्कार दोस्तों। ब्लडी सत्य के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने एक ऐसी घटना की कहानी लेकर आ गया हूँ ना, जिस सुनने के बाद लिटरली आप लोगों का दिमाग खराब हो जाएगा। आप लोगों के अंदर इतनी हिम्मत नहीं बचेगी कि किसी भी काम को लेकर अपने बिस्तर से आज की रात उठ जाएं। आप यही पसंद करेंगे कि आपको आपका कंबल या चादर मिल जाए और मस्त से ओढ़कर गहरी नींद में सो जाएं। दरअसल भाई, ये जो घटना है ना, ये दिलीप नाम के व्यक्ति के साथ 1985 में घटी थी। घटना को एंड तक जरूर सुनना, दिमाग हिल जाएगा। घटना तक पहुंचने से पहले हमें थोड़ी घटना से जुड़े हुए किरदारों को समझना पड़ेगा। ये घटना दुनिया के सामने कैसे आई, ये जानना पड़ेगा। फिर हम एक्चुअल घटना की कहानी की तरफ चलेंगे। तो उससे पहले हम पूरा बैकग्राउंड सेटअप करते हैं। दरअसल प्रसाद नाम का एक लड़का, उम्र रही होगी 10-12 साल की, कहीं और का रहने वाला था। वो अक्सर गर्मियों की छुट्टी मनाने के लिए अपनी मौसी के घर बदलापुर पहुंच जाया करता था। मौसी का बंगलो था बदलापुर में, मुंबई से कुछ ही दूरी पर स्थित। दरअसल 92-93 की बात मैं ये कर रहा हूँ। उस समय ऐसा था ना भाई कि मुंबई आज जैसा है वैसा तो नहीं था। आज से लगभग 30 साल पहले की बात है, तो बेशक अलग ही रहा होगा। तो प्रसाद अक्सर अपनी एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ के मुंबई आता था और मुंबई के बाद इनको लोकल ट्रेन मिलती थी और ये लोग बदलापुर पहुंचते थे। प्रसाद तो छोटा था, 10-12 साल का, तो अकेले तो आता नहीं था। ऑब्वियस सी बात है, प्रसाद के मम्मी पापा भी आते थे। मौसी के घर पर जाकर ये लोग मस्त एंजॉय करते थे। सीन ये था ना कि मौसी का बड़ा बंगलो था, तो सारे कजिन, सारे रिश्तेदार जब लोगों को गर्मियों की छुट्टी मिलती थी तो वहीं पर इकट्ठे होते थे। तो प्रसाद हो गया, प्रसाद के और 3-4 कजिन्स हो गए। सब लोग ये लोग मौसी के घर पे मिलते और पूरी गर्मियों की छुट्टी में मस्त एंजॉय करते। और फिर जब इनकी छुट्टियां खत्म हो जाती तो अपने अपने घर लौट जाते। प्रसाद के मम्मी पापा भी प्रसाद को बदलापुर में छोड़ के वापस चले जाया करते थे। भाई ऐसा था कि ये 92 की बात है। 92 प्रसाद थोड़ा सा बड़ा हो गया था, 12 साल के आसपास का। वो इस बार गर्मियों की छुट्टी मनाने के लिए मौसी के घर बदलापुर में पहुंचा। 4 और कजिन आए हुए थे। इस बार उसको ये पता चला कि मौसा जी, मतलब मौसी के हस्बैंड के एक पुराने दोस्त उनके घर के बाजू में शिफ्ट हुए हैं, जो कि एक बचपन के दोस्त थे। एक तरीके से कह सकते हैं मौसा जी के बचपन के दोस्त मौसी के घर के ही बाजू में शिफ्ट हुए हैं। वो पेशे से एक इंजीनियर थे जिनका नाम दिलीप था। और दिलीप जी को बच्चों से बहुत ज्यादा लगाव था। उनको जब कभी भी मौका मिलता था, बच्चों के साथ बैठ के उन्हें ढेर सारी चीजें समझाया करते थे, ढेर सारी उनसे बातें किया करते थे। उनको अच्छा लगता था। बहुत सारे लोगों की ऐसी पसंद होती है, बच्चों के साथ समय बिताना उनको अच्छा लगता है। तो इस बार जब अपना प्रसाद वहां पर पहुंचा तो उसकी मुलाकात ये दिलीप अंकल से हुई। प्रसाद की अकेले ही नहीं, ऑब्वियसली बाकी और कजिन्स की भी हुई। अब ये सारे बच्चों की बॉन्डिंग मौसा जी के दोस्त यानी कि वही दिलीप अंकल से बहुत अच्छी हो गई थी 3-4 दिन में ही। दिलीप जी रोज खाना वाना खा के इनके घर पे जाते, बच्चों को बोलते चलो बच्चों टहल के आते हैं। तो सारे बच्चे अंकल जी के साथ टहलने के लिए जाते। अंकल जी उन्हें दूर दूर घुमा के लेके आते, कहानियां भी सुनाते, उनको चॉकलेट भी खिलाते। घर पर पहुंच के कई बार अपने घर में ले जाके बढ़िया छत में बिठा के भूत वाली कहानियां भी सुनाते थे। बच्चे समझते थे कि ये सारी की सारी कहानियां काल्पनिक होती हैं, लेकिन अंकल जी के मुंह से इस तरह की कहानियां सुनना बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद था। पता ही नहीं चला था कब 3-4 दिन कट गए थे। अंकल जो कि इंजीनियर थे, तो उनके आने का टाइम फिक्स नहीं था। वो कई बार अपने ऑफिस में लेट हो जाया करते थे। ट्रेनिंग्स होती थी, साइट में जाना होता था, तो बहुत बार वो शाम के 7 बजे ही आ जाया करते थे, तो बहुत बार रात के 10 बजे ही आया करते थे। अब एक दिन की बात है भाई, प्रसाद को यहाँ पर पहुंचे हुए यही कोई 10-12 दिन हो गए थे। आज अंकल जी ऑफिस से आने में लेट हो गए थे। सारे बच्चे इंतजार कर रहे थे कि दिलीप अंकल कब आएंगे, बाहर से आवाज लगाएंगे कि चलो बच्चों घूम के आएंगे। इंतजार करते करते 1-2 बच्चों को ऐसी झपकी भी आने लगी। फिर 10:15 बजे के आसपास, 10:30 बजे के आसपास अंकल जी ने बाहर से आवाज लगाई, चलो बच्चों मैं आ गया हूँ, घूम के आते हैं, बहुत सारी बातें हैं आज। बच्चे सारे खुश, एक्साइटेड हुए। कोई अपना टी शर्ट पहना, कोई चप्पल डाला और भागते हुए अंकल जी के पास। अंकल जी ने पूरे इलाके का एक राउंड मारे और उनको एक छोटी सी कहानी सुनाए। उसी समय प्रसाद ने अंकल जी से ये कहा, अंकल जी देखिए आप रोज हमें कहानियां सुनाते हैं, सुन के बहुत अच्छा लगता है, लेकिन समझ में आता है कि कहानियां फिल्मों की तरह काल्पनिक हैं आपकी।
आप तो पूरी दुनिया घूमते हैं, आप दिल्ली गए हैं, बेंगलोर गए, कलकत्ता गए हैं हुए हैं, ना जाने कौन सी जगह घूमे हुए, इतने सारे प्लेसेस आपने विजिट किए हैं। तो क्या आपकी इस ट्रैवलिंग के दौरान, आपकी जर्नी के दौरान, आपकी अलग अलग जगहों पर विजिट के दौरान आपके साथ कुछ ऐसी घटना नहीं घटी है जो पैरानॉर्मल दुनिया यानी कि भूतों की दुनिया से जुड़ी हुई है? अंकल जी 2 सेकंड के लिए चलते चलते रुक जाते हैं। बेटा घटी तो है, कभी हिम्मत नहीं हुई इस घटना को किसी के सामने वापस से बताने की, लेकिन आज तुमने पूछे तो आंखों के सामने मानो कुछ ही पलों में सब कुछ ताजा हो गया। सुनना चाहोगे तो सुनाता हूँ। सारे बच्चे एक्साइटेड हो गए, अंकल अंकल प्लीज बताइए ना आपके साथ क्या घटा है, हमें सुन के बहुत अच्छा लगेगा। अंकल बोलते ठीक है चलो तुम्हारी मौसी के घर पे ही चलते हैं, छत में बढ़िया बैठेंगे दरी बिछाकर और माहौल बनाएंगे मस्त से कहानी वाला। अब बच्चे खुश, अंकल जी भी एक्साइटमेंट के साथ इनकी मौसी के घर पर पहुंचे, आवाज लगाए, बोले कि एक दरी दे दो, हम छत में जाके बैठ रहे हैं, बच्चों के साथ आज ढेर सारी बातें करना है। दरी ले लिए, बढ़िया बिछाए, बैठे अंकल जी। अब अंकल जी ने वो घटना की कहानी बताना शुरू किए जो आप अब मुझसे सुनने जा रहे हैं। अंकल जी बताते हैं 1985 की बात है। अंकल जी यहीं पर मुंबई के कोई दूसरे इलाके में काम किया करते थे। एक अच्छी सी फेमस कंपनी में उनका काम था। उनको दिल्ली से एक कॉल आया कि आपको जल्द से जल्द यहाँ पर पहुँचना है और ये साइट में ऐसा ऐसा काम चल रहा है, वो सारा काम की देखभाल आने वाले 15 दिनों तक करनी है। दिलीप जी ने बोले कि ठीक है मैं तैयार हूँ, मेरे साथ कौन जा रहा है? दिलीप जी को पता चला कि उनके साथ उनका एक कलीग जाने वाला है जो कि बहुत पहले से उनसे जुड़ा हुआ है। वो बोलते ठीक है भाई। 3 दिन बाद वो दोनों दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली पहुंचने के बाद उन लोगों ने एक छोटा सा होटल को हायर कर लिया। ये सारे पैसे कंपनी वाले ही इनको दे रहे थे। इन लोगों ने ट्रैवलिंग के लिए एक टैक्सी को हायर कर लिया। उस समय ऐसा टेलीफोन इतनी आसानी से जगह जगह पर होता नहीं था, बड़ी बड़ी जगहों पर कंपनियों में या फिर पीसीओज में ही हुआ करता था, और मेल वगैरह भी नहीं होते थे। फैक्स के जरिए ही काम चलता था या तो फिर चिट्ठी तार के जरिए काम चलता था। तो कुछ भी काम होता था ना, अंकल जी जैसे साइट में पहुंचते थे तो उसका पूरी रिपोर्ट तैयार करते थे और फिर उसे अपने जो हेड ऑफिस था मुंबई उसे फैक्स किया करते थे। तो उन्होंने ये सारे काम के लिए यहाँ पर एक टैक्सी हायर करके रखे थे। तो मतलब ये जो दिलीप जी थे ये सारा काम अकेले नहीं करते थे। इनका ये जो कलीग यहाँ पर पहुंचा था जिसका नाम था अनुराग, वो भी उनका पूरा साथ देता था। उसका भी एक थोड़ा अलग डिपार्टमेंट का काम था। अब क्या होता है भाई, शुरू के 3-4 दिन तो बहुत अच्छे से कटे थे, कोई तकलीफ नहीं थी। वो टैक्सी वाला सुबह सुबह यहाँ पर आ जाता था इनके होटल में, उनको लेकर साइट में पहुंच जाया करता था और साइट से उनकी मीटिंग, उनका काम यही 5 बजे के आसपास खत्म हो जाया करता था। फिर टैक्सी वाला उनको लेकर उनके होटल में छोड़ दिया करता था। आज काम थोड़ा भारी था और बाहर से लोग आए हुए थे मीटिंग के लिए, इस वजह से उन्हें साइट में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया और वो लोग लगभग 10 बजे के आसपास अपना काम निपटाकर छूटे। अब बाहर निकले हैं तो पाए हैं कि टैक्सी ड्राइवर तो अपने टैक्सी में बढ़िया पैर फैलाकर सो गया है। दिलीप जी ने और अनुराग ने उसे उठाने की कोशिश की, क्यों भाई चलो आज थोड़ा लेट हो गए हैं, चलो चलो जल्दी छोड़ दो, हमें भी नींद आ रही है, खाना वाना खाना है। वो टैक्सी ड्राइवर क्या बोलता है, नहीं नहीं साहब मैं नहीं जाऊँगा, मैं तो सो गया हूँ। ये बोलते हैं अरे भाई कैसी बात कर रहे हो, हम तुम्हें पैसे देते, तुम्हें हायर किए हुए हैं, चलो उठो जाना है हमको। वो कहता है कि साहब आप समझने की कोशिश कीजिए, अगर सलामती चाहते हैं तो जैसा मैं सो रहा हूँ आप भी बढ़िया पीछे वाली सीट की तरफ सो जाइए, और अगर दोनों जन एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं तो आसपास कोई होटल है उसे हायर कर लीजिए और यहीं पर सो जाइए, हम यहाँ से आपके होटल तक नहीं जा सकते। ये दोनों ने बोले भाई क्यों नहीं जा सकते? टैक्सी वाला बोलता है कि क्योंकि जिस रास्ते से हम जाते हैं वो रास्ता भूतिया है, वहाँ पर तरह तरह की आत्माएं भटकती है। ये बात सुनकर दिलीप जी और अनुराग हंसने लगे, बोलते हैं कि भाई क्या बात कर रहे हो, ऐसी भूत प्रेत आत्माएं भटकने लगी रोड में तो ये पूरा दिल्ली बंद पड़ जाएगा। उस समय दिल्ली आज के ज़माने जितना डेवलप्ड नहीं था, मैं 1985 की बात कर रहा हूँ। कुछ कुछ इलाके भी सुनसान हुआ करते थे, सड़कें भी सुनसान हुआ करती थी। खैर इन्होंने बहुत जिद की टैक्सी वाले के सामने, उसे समझाने की कोशिश की कि भाई तू फालतू का टेंशन, फालतू का बहम अपने दिमाग में पाल के बैठा हुआ है, ऐसे भूत प्रेत नहीं होते हैं और तुझे इतनी चिंता हो रही है अपनी जान की, तो जितना भी तू हमसे एक बार के आने जाने का ट्रिप का लेता है ना उससे हम डबल दे देंगे, लेकिन चल तो सही। अब जब ज़्यादा पैसे की बात सुना टैक्सी ड्राइवर ने तो बोला ठीक है सर बैठ जाइए, मैं गाड़ी चलाता हूँ, लेकिन एक बात ध्यान रखना, पूरे रास्ते भर
आप अपनी गाड़ी के कांच मत खोलना, मतलब अपने दरवाजे के कांच मत खोलना। ये दोनों थोड़ा फिर से मुस्कुराते और बोलते ठीक है नहीं खोलेंगे, शुरू तो करो। ये लोग बैठ जाते हैं और गाड़ी चलना शुरू हो जाती है। गाड़ी चलते चलते 10 मिनट बीत चुके थे। अब अचानक से गाड़ी रुक जाती है। ये दोनों शॉक हो गए, बातचीत कर ही रहे थे, शॉक हो गए कि अरे गाड़ी कैसे रुक गई। ड्राइवर की तरफ देखे तो ये अच्छा रेलवे फाटक गिरा हुआ इसलिए गाड़ी रुक गई है। खैर ये दोनों फिर बातें करने लगे। इनकी ये बातें आज की मीटिंग की थी। टैक्सी ड्राइवर भी इंतजार कर रहा था कि कब फाटक खुले, कब ट्रेन का हॉर्न सुनाई दे, लेकिन ट्रेन के आने का कोई नामो निशान समझ में नहीं आ रहा था। लगभग 5 मिनट बीत चुके थे। अचानक से टैक्सी ड्राइवर हड़बड़ा के पीछे मुड़ता है, बोलता है साहब आपके पास लाइटर है क्या, जिससे बीड़ी सिगरेट वगैरह जलाते हैं। दोनों साहब बोलते हैं हाँ भाई है, क्यों, जल्दी से उसे जला लीजिए और जब तक हमारी गाड़ी यहाँ से ना बढ़े उसे बुझाना मत। दोनों हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये टैक्सी ड्राइवर ऐसा क्यों बोल रहा है। पूछते हैं कि क्यों भाई ऐसा क्यों बोल रहे हो। टैक्सी ड्राइवर कुछ बोलता नहीं है, धीरे से उनकी तरफ से पलटकर सामने देखने लगता है। दोनों समझ जाते हैं कि सामने कुछ तो है। दोनों अपना सिर थोड़े आगे झुकाकर देखने की कोशिश करते तो क्या पाते हैं कि रेलवे फाटक से बिल्कुल लगकर ही टैक्सी से लगभग 10 मीटर की दूरी पर कोई तो हवा में तैर रहा है। ये दोनों शॉक थे, अपनी आंखों को साफ किए, फिर से देखे। जी हाँ, हवा में कोई तैर रहा था, जैसे कि कोई पानी में तैर रहा हो। इस इंसान के बाल नहीं थे, इंसान सर से गंजा था, पूरी तरह से सफेद था और उसने कोट सूट पहना हुआ था और हवा में उड़ रहा था। ये कोट सूट आज के ज़माने का समझ में नहीं आ रहा था, ऐसा लग रहा था बहुत ही पुराने ज़माने का है। आंखें उसकी अजीब तरीके से चमक रही थी। दोनों को शौक हुआ, फिर से अपनी आंखें ऐसे किए और एक दूसरे से कहे नहीं यार ये कोई इंसान थोड़ी है, ये तो पक्का कोई ना कोई पुतला है, कुछ ना कुछ ये लाइट वाइट है, ऐसी किसी ने लटका के रखा हुआ है। लेकिन नहीं, जब ये लोग कुछ देर तक देखते रहे तो समझ गए कि वो इंसान ही था और वो उड़ते हुए ही लिटरली इनके तरफ पड़ रहा था। टैक्सी ड्राइवर घबराकर बोलता है साहब जल्दी से लाइटर जलाइए। दोनों हड़बड़ा के अपना लाइटर जला लेते हैं। बोलता है साहब अपना लाइटर बुझने मत देना, अगर बुझ गया तो हम भी बुझ जाएंगे। दोनों हाथ कपाते हुए लाइटर जला के रखे थे और उसको देख रहे हैं। वो पूरी टैक्सी का चक्कर मारने लगता है, ऐसा उड़ रहा था जैसे कि मानो वो पानी में तैर रहा हो, बिल्कुल ऐसा लेट के हवा में। ये दोनों बहुत ज्यादा घबराए हुए थे और भगवान का नाम आग बंद कर करके बोलने लगे थे। हिम्मत हो रही थी, धीरे धीरे खोल भी रहे थे, फिर बंद कर ले रहे थे। फिर अचानक से ट्रेन के हॉर्न की आवाज सुनाई दी। जान में जान आई टैक्सी ड्राइवर के। दोनों पीछे वाले तो बहुत ज्यादा डरे हुए थे। टैक्सी ड्राइवर ने बोला सर अब आने ही वाली है ट्रेन, हिम्मत बनाए रखिए। ट्रेन बहुत तेजी से उस फाटक को क्रॉस करके आगे निकल गई। फिर लगभग और 30 सेकंड बाद गेट खुला, फाटक खुला। टैक्सी ड्राइवर ने अपनी फुल स्पीड टैक्सी किया और नॉन स्टॉप भगाकर इनकी होटल के सामने पहुंच गया। लेकिन जितनी देर ये टैक्सी उस इलाके से बाहर नहीं निकल गई थी, ये दोनों पीछे पलट पलट कर देख रहे थे। लिटरली पूरे रास्ते भर वो कोट सूट वाला भूत इनकी टैक्सी के पीछा कर रहा था। जब ये लोग होटल पहुंचे हैं तो सबके जान में जान आई। दोनों ने टैक्सी ड्राइवर से कहा कि देखो भाई तुम हमारे नाम पर आ तो गए, लेकिन अब उस तरफ लौटना मत, आज पूरी रात यहीं पर रुक जाओ और अगर ज़रूरत है तो हम तुम्हारा इस होटल में कमरा बुक करके दे देते हैं, यहीं पर सो जाना। टैक्सी वाला बोलता है नहीं साहब आपकी इतनी मेहरबानी बहुत थी, आप जाइए आराम कीजिए, हमारा तो रोज़ का है, हम अपनी टैक्सी में ही सो जाएंगे। दोनों अपने रूम में बढ़ जाते हैं और पूरी रात बड़ी खतरनाक तरीके से उनकी डर के साथ कटती है। खैर रात गई और बात गई, लेकिन बहुत सालों तक दिलीप जी और अनुराग के दिमाग में उस उड़ते हुए भूत की छवि पूरी तरीके से ताज़ा रही। ऐसा लगता था कि पता नहीं कहीं से और उड़ के तो नहीं आ जाएगा और हमारे साथ क्या कर देगा। दिलीप अंकल जी की पूरी ये कहानी सुनकर पूरे बच्चे चौंक गए। उनको उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन डर भी उतना ही ज्यादा लगा। उतने में ही दिलीप अंकल जी को कुछ काम याद आया। उन्होंने बोले ठीक है बच्चों मैं चलता हूँ, सुबह मुझे जल्दी निकलना है, घर पे एक छोटा सा काम भी निपटाना है, तुम लोग भी सो जाओ। बच्चों ने डिसाइड किए कि आज का माहौल बहुत अच्छा बना हुआ है, छत में ही सोते हैं। अंकल जी निकल गए। बच्चों ने पूरी रात भूत प्रेतों की बातें की हैं और अंकल जी की उस कहानी से घबरा कर पूरी रात जाग कर काट दी है। हालांकि इस कहानी को सुने हुए लगभग 30 साल हो चुके हैं। प्रसाद को ये कहानी अंकल जी ने 30 साल पहले
92 के टाइम में सुनाए थे, लेकिन आज भी प्रसाद को ऐसा लगता है कि वो अंकल जी ने कल ही तो कहानी सुनाए थे। कई बार कहते हैं ना कि बचपन की कुछ चीज़ें होती है जो हमें बहुत ज़्यादा हिट कर जाती हैं, तो प्रसाद के साथ भी वही हुआ है। ऐसा लगता है कि अंकल जी ने कल ही तो वो कहानी सुनाए थे। प्रसाद ने इंस्टाग्राम पर मुझे ये कहानी लिखकर भेजे, बोले भाई पूरी दुनिया को बताओ और उनका भी मनोरंजन करो। तो लेकर आ गया आप लोग के सामने। अब तक किसी बात पर देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि किसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आप लोगों के हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।